हमारा टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट्स इन इकोलॉजी, इट्स मीनिंग एंड हिस्ट्री, कंसेप्ट्स ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। इकोलॉजी यह शब्द दो ग्रीक शब्दों से डिराइव हुआ है। ओइकोस का अर्थ है आवास एवं लोकोस का अर्थ है अध्ययन, और यह शब्द सर्वप्रथम रीटर द्वारा 1868 में दिया गया था। विभिन्न वैज्ञानिकों ने इकोलॉजी के डेफिनेशंस दिए हैं। अर्नस्ट हैकेल के अनुसार इकोलॉजी is the total relation of the animal to both its organic and its inorganic environment. किसी जंतु का अपने ऑर्गेनिक एवं इनऑर्गेनिक एनवायरनमेंट के साथ संबंध, इसी को हम इकोलॉजी कहते हैं अर्नस्ट हैकेल के अनुसार। 1936 में टेलर ने कहा, इकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ऑल द रिलेशंस ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स टू ऑल देयर एनवायरनमेंट। यूजीन ओडम के अनुसार इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। इकोलॉजी इकोसिस्टम्स के पारिस्थितिकी के स्ट्रक्चर एवं फंक्शंस का अध्ययन है। आर मिश्रा के अनुसार इकोलॉजी is the interaction of form, function and factors. साउथविक के अनुसार ecology is the scientific study of the relationships of living organisms with each other and with their environment. सजीवों के आपस में संबंधों का एवं उनके पर्यावरण के साथ उनके संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। इकोलॉजी के दो ब्रांचेस हैं, ऑर्टिकोलॉजी एवं सिनेकोलॉजी। ऑर्टिकोलॉजी यानी कि स्व पारिस्थितिकी। तो यदि हम किसी एक जंतु या एक स्पीशीज के जीवन चक्र या किसी भी तरह से उनकी रिलेशनशिप का, उनके पर्यावरण के साथ उनके रिलेशनशिप का अध्ययन कर रहे हैं, तो यह अध्ययन ऑर्टिकोलॉजी के अंतर्गत आता है। उदाहरण स्वरूप यदि हम किसी स्पीशीज के लाइफ हिस्ट्री, जीवन चक्र का अध्ययन कर रहे हैं, तो यह अध्ययन ऑर्टिकोलॉजी के अंतर्गत स्व पारिस्थितिकी के अंतर्गत आता है। सिन इकोलॉजी या सम पारिस्थितिकी, यदि हम सजीवों के समूह की पारिस्थितिकी का अध्ययन करें, तो यह अध्ययन सिन इकोलॉजी के अंतर्गत आता है। और उदाहरण स्वरूप यदि हम समुदाय की पारिस्थितिकी का अध्ययन करें, तो यह सिन इकोलॉजी या सम पारिस्थितिकी के अंतर्गत आता है। सिन इकोलॉजी को एक्वेटिक एवं टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी में विभाजित किया गया है। एक्वेटिक यानी कि जलीय पारिस्थितिकी, इसके अंतर्गत फ्रेश वाटर पारिस्थितिकी, अलवणीय जल पारिस्थितिकी और बेला संगम पारिस्थितिकी यानी कि एस्टुअराइन इकोलॉजी एवं समुद्री पारिस्थितिकी का अध्ययन किया जाता है।
टेरेस्ट्रियल यानी कि स्थलीय पारिस्थितिकी के अंतर्गत फॉरेस्ट इकोलॉजी, ग्रासलैंड इकोलॉजी, क्रॉपलैंड इकोलॉजी एवं डेजर्ट इकोलॉजी, मरुस्थलीय इकोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। डेमोकोलॉजी is that branch of ecology which deals with the ecology of populations. डेमोकोलॉजी के अंतर्गत हम समष्टि इकोलॉजी का अध्ययन करते हैं। इकोलॉजी को निम्न ब्रांचेस में, शाखाओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पर्यावरण, आवास, टेक्सोनॉमिक पोजीशन के आधार पर। सबसे पहला है आवासीय इकोलॉजी, जिसके अंतर्गत हम भिन्न प्रकार के आवास का अध्ययन करते हैं। और इसके अंतर्गत मेराइन इकोलॉजी, फ्रेश वाटर इकोलॉजी, टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी को आगे और विभाजित कर सकते हैं फॉरेस्ट इकोलॉजी, क्रॉपलैंड इकोलॉजी, ग्रासलैंड इकोलॉजी इत्यादि में। इकोसिस्टम इकोलॉजी, पारिस्थितिकी, परितंत्र इकोलॉजी, परितंत्र इकोलॉजी। इसके अंतर्गत हम इंटर रिलेशनशिप एबायोटिक एवं बायोटिक कंपोनेंट्स के मध्य इंटर रिलेशनशिप का अध्ययन करते हैं। कंजर्वेशन इकोलॉजी, संरक्षण इकोलॉजी, प्रोडक्शन इकोलॉजी, रेडिएशन इकोलॉजी, प्रोडक्शन उत्पादकता इकोलॉजी, पारिस्थितिकी। इसके अंतर्गत हम भिन्न प्रकार के इकोसिस्टम्स, परितंत्रों के अंदर जो भी ग्रॉस एवं नेट प्रोडक्शन, उत्पादन होता है, उसका अध्ययन करते हैं। विकिरण इकोलॉजी, टैक्सोनॉमिक इकोलॉजी, ह्यूमन इकोलॉजी, स्पेस इकोलॉजी, सिस्टम्स इकोलॉजी। सिस्टम्स इकोलॉजी के अंतर्गत हम मैथमेटिकल मॉडल, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं और इकोसिस्टम्स की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन करते हैं एनालिसिस के माध्यम से। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के कारण इकोलॉजी के निम्न सब डिविजन्स पाए जाते हैं। इकोलॉजिकल जेनेटिक्स, पैलियो इकोलॉजी। पैलियो इकोलॉजी के अंतर्गत हम जीवाश्म और उनके पर्यावरण का, आदिम जीव जंतुओं के पर्यावरण का अध्ययन करते हैं। इकोफिजियोलॉजी, केमिकल इकोलॉजी, फीडोलॉजी। फीडोलॉजी के अंतर्गत यह टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी का ही एक पार्ट है और इसके अंतर्गत हम मृदा का अध्ययन करते हैं। स्थलीय इकोलॉजी का ही पार्ट है ये। इसके बाद हम आ जाते हैं इको ज्योग्राफी पर। इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स,
इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स के अंतर्गत हम it deals with energy conservation and its flow in the organisms within the ecosystem. तो इसके अंतर्गत हम इकोसिस्टम में, परितंत्र के अंदर जो सजीव हैं उनमें एनर्जी कंजर्वेशन एवं उसके प्रवाह के बारे में अध्ययन करते हैं। इकोसिस्टम, एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स। इकोसिस्टम में दो प्रकार के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, अजैविक एबायोटिक एवं जैविक बायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स में एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एवं लिथोस्फीयर सम्मिलित हैं और बायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत सजीव जगत पाए जाते हैं जो कि एक दूसरे से सजीव जीव जंतु सारे पाए जाते हैं सजीव जगत के, जो कि आपस में एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं एवं स्वयं के एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ भी इंटरैक्ट करते हैं। स्वयं के पर्यावरण के अंदर जो चारों ओर जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनके साथ भी इंटरैक्ट करते हैं। तो अब जो भी एबायोटिक अजैविक जो कारक हैं उन्हें हम निम्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। सबसे पहला है क्लाइमेटिक फैक्टर। क्लाइमेटिक फैक्टर्स के अंतर्गत लाइट, प्रकाश, तापमान, जल ये सब आ जाते हैं। एटमॉस्फेयर, फायर, ये सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। सेकेंड इज टोपोग्राफिक एवं फिजियोग्राफिक फैक्टर्स। इसके अंतर्गत एल्टीट्यूड, ऊंचाई, डायरेक्शन ऑफ माउंटेन चेन्स एंड वैलीज, मतलब जो भी दिशा होती है माउंटेन चेन्स और माउंटेन जो श्रृंखला है एवं वैलीज की, और स्टीपनेस एंड एक्सपोजर ऑफ स्लोप्स। तीसरा फैक्टर है इडेफिक फैक्टर्स, मतलब इडेफिक फैक्टर्स मतलब रिलेटेड टू सॉइल, मृदा से संबंधित। अब हम आ जाते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स एंड लिमिटिंग फैक्टर्स पर। पृथ्वी पर कुल 104 रासायनिक एलिमेंट्स पाए जाते हैं और उनमें से 16 ऐसे हैं रासायनिक एलिमेंट्स जिन्हें सजीवों द्वारा उपयोग में लिया जाता है, अपने सजीवों द्वारा जीवन के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो इन्हें हम, इन 16 एलिमेंट्स को हम एसेंशियल एलिमेंट्स कहते हैं। जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता अधिक मात्रा में पाई जाती है, अधिक मात्रा में होती है, उन्हें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और जिन तत्वों की मात्रा कम, लेसर क्वांटिटीज में, जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता कम मात्रा में होती है सजीवों द्वारा, उन्हें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को ही ट्रेस एलिमेंट्स भी कहते हैं।
तो यहाँ ये एक टेबल है जिसके अंदर हम देख सकते हैं एक लिस्ट है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की। ऑब्वियसली हम देख सकते हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी आवश्यकता अधिक मात्रा में होती है सजीवों को, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे ही इनकी ये अधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं। तो इन्हें हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जबकि हम देखते हैं कि सजीवों को आयरन, मैंगनीज, बोरॉन, मोलिब्डेनम, कॉपर, जिंक, फ्लोरीन, ये सब बहुत थोड़ी सी मात्रा में आवश्यक होते हैं, तो इन्हें हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं।